लास्ट क्लास में अपन ने लिंडरमैन थ्योरी डिस्कस किया था। अभी देखिए ये जो टॉपिक है ये बेसिकली कम्प्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें समझने का तो इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, इसमें कई स्टैट की केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें उसको डायरेक्ट ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन से आता है। ठीक है, तो देखो जैसे अपन ने बात करी थी कल इसमें लिंडनमान क्रिश्चियन हाइपोथेसिस के अंदर, यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर हो गया था मेरे ख्याल से। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया था। हाँ भाई क्लियर है। ये आपको पता है कि तीन स्टेप हो रहे हैं, K1 K-1 और K2। उसके बाद में अपने A स्टार की वैल्यू निकाल दी थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A स्टार वी कैन कैलकुलेट इजीली, एंड देन रेट इज इक्वल टू K2A, एंड देन A स्टार की वैल्यू यहाँ से रखी थी K1 अपॉन K-1, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा फाइनल रेट इक्वेशन जो करना पड़ा। क्लियर है यहाँ से, समझ आ गया सब लोगों को। हाँ भाई, अब देखिए आगे कि the situation however is different if the concentration of A is so small. The situation however the kinetics is first order कब first order होगी, सेकंड ऑर्डर होगी, ये ये हमने देख लिया था ना। मेरा भी सब लोगों को कैसे देखिए, यहाँ से ये पता लग रहा है कि यहाँ पे क्योंकि A का एक ही मॉलिक्यूल है, सो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। The situation, however, is different if the concentration of A is so small that de-energization is much less rapid than the rate at which A is converted to products. मतलब क्या है इसका कि अगर de-energization का मतलब क्या होता है, डीएक्टिवेशन होना। जैसे आपको मैंने आपको यहाँ बताया, ए स्टार का बनना, ए से स्टार का बनना क्या हो गया, एक्टिवेशन हो गया। ए स्टार से वापस ए का बनना क्या हो गया, डी-एनर्जाइजेशन। या ए स्टार से वाई का बनना मतलब क्या है, वाई और जेड का बनने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का बनना। किसका बनना, प्रोडक्ट का बनना। ये कंडीशंस दे रखी है। देयर इज नो लॉन्गर एन इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग ए स्टार, इंस्टेड द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेट ऑफ एट व्हिच इट इज गोइंग टू फॉर्म। मतलब क्या है कि यदि जिस स्पीड से ए स्टार बनेगा, अब देखो अगर ए स्टार जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो, स्टार किसमें कन्वर्ट नहीं हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो, तो ए स्टार की कंसंट्रेशन बनेगी यहाँ पे, इकट्ठा हुआ ना ए यहाँ पे, जब ए इकट्ठा होगा तो वापस किस में जा सकता है, वो रिएक्टेंट में जा सकता है। किसमें जा सकता है, रिएक्टेंट में जा सकता है। एंड देन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू ए स्टार एंड ए स्टार कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। सो देयर इज अ इक्विलिब्रियम इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड ए स्टार। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन यदि जितना ए स्टार बन रहा है वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, अरे भाई देखो ये ए से ए स्टार बन रहा है, इससे फिर आगे जाके एक प्रोडक्ट बन रहा है। अब अगर ये ए स्टार डायरेक्टली सीधा जैसे ही बन रहा है वैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर वापस ए स्टार इधर नहीं जाएगा ना, क्योंकि वो यहाँ पे इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा, एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा। तो कहने का मतलब ये कह रहा है मैं कि thus there is no longer equilibrium involving A star, the rate of product formation almost equal to the rate at which these molecules are formed. कहने का मतलब क्या हो गया कि जितनी रेट ए स्टार से प्रोडक्ट बनने की होगी उतनी ही रेट ए से ए स्टार बनने की होगी। देन रिवर्स स्टेप जो है, कौन सा रिवर्स स्टेप है, K-1, क्या है K-1, वो है वो बहुत ही कम ऑब्जर्व होता है। ए से ए स्टार बनने वाला रेट कांस्टेंट कौन सा है, K1, और ए स्टार से प्रोडक्ट बनने का रेट कांस्टेंट कौन सा है, K2। ये दोनों ऑलमोस्ट होंगे, इक्वल होंगे, देन K-1 बहुत ही कम आएगा। The rate of reaction therefore equals the rate of ionization, which is K1 A square। मतलब अगर ऐसा होता है then the rate of reaction therefore equals the rate of energization। energization का मतलब क्या है, energization का मतलब है कि वह पद जिसके अंदर A स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, K1 की बात कर रहे हैं। तो चूंकि K1 में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, दो एक ही मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इफ द रेट ऑफ एनर्जाइजेशन
and rate of product formation is almost equal to each other, then we can say the reaction is must be second order reaction. कौन सी रिएक्शन होगी वो? सेकंड ऑर्डर की, बिकॉज क्योंकि जब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिस पद में उत्पाद का निर्माण हो रहा है, उस पद की यदि अभिक्रिया का जो वेग है वो यदि प्रथम पद जिसके अंदर रिएक्टेंट बन रहा है, रिएक्टेंट से ए स्टार बन रहा है जिसको अपन एनर्जाइजेशन स्टेप करें, उसके बराबर है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ए स्टार जिस पद में बन रहा है उसमें चूंकि अभिकारकों के 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, देन वी कैन से इट इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है भाई सब लोगों को? यहाँ तक समझ आ रही है भाई? आपको अल्टीमेटली तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ी क्लियर करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें इतना समझने की चीजें नहीं है। समझने की चीजें क्यों नहीं है आप ये समझिए ध्यान से, क्योंकि ये एक कंप्लीट जो थ्योरी है वो थ्योरी ऐसे 1 या 1.5 पेज की नहीं होती है, बहुत बड़ा आर्टिकल होता है, पूरा रिसर्च पेपर होता है। समझ आ रही है यार? जिसमें बहुत अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कई टाइप के कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। अब हमें क्या करना होता है, जब अपने से लिंडनमान थ्योरी या मैं कहता हूँ यूनिमोलिकुलर थ्योरी का जो क्रिश्चियन वाला जो पोर्शन है वो अगर हमसे पूछा जाएगा तो हमें उसको केवल 1 से 1.5 पेज में लिखना होगा। समझ आ रही है क्या? तो हम केवल उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखा, तो इसलिए हमें एक लिंक नहीं बन पाता, हर चीज का क्या नहीं बन पाता, लिंक नहीं बन पाता। इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके नोट्स मैंने आप लोगों को दे दिया, आपको ये अच्छे से समझ आए, आपको याद हो सके, इसलिए मैं आपको ये चीजें पढ़ करके बता रहा हूँ। क्लियर है भाई सब लोगों को? हालांकि इसका जो डेरिवेशन है वो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि जब आप इसको पढ़ोगे, मैंने आपको ये रिकमेंड किया है कि आप इस वाली बुक में से पढ़िए, इट इज अ वेरी गुड मतलब बुक फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और भी जैसे कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो इसकी जो लैंग्वेज है बड़ी सिंपल लैंग्वेज है और इन मतलब ये नोट्स फॉर्म में अवेलेबल है, इसलिए अपन इसको ही कर रहे हैं। तो इसको मैं एक बार पढ़ करके आपको एक एक स्टेटमेंट आप लोगों को समझा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग जब इसको पढ़ेंगे या अपनी बुक में या अपनी कॉपी में जब नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को ये आसानी से समझ आए। क्लियर है सब लोगों को? After Lindenmann and Christian put forward this suggestion, some experimental were done with the object of seeing whether the kinetics did become second order at sufficiently low pressure. आपको याद होगा जब मैंने आपको ये कहा था कि at high pressure K1 K-1 A is greater than K2, तो A से कैंसिल आउट हो गया था, याद है क्या आपको? नहीं है तो फर्स्ट ऑर्डर आई थी, और लो प्रेशर पे क्या आई थी? सेकंड ऑर्डर। लास्ट क्लास में याद है आप लोगों को अपन ने जब पढ़ा था? तो ये क्या कह रहा है कि some experiment were done with the object did become second order substituted low pressure। भाई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन किस पे आती है? लो प्रेशर पे आती है। At first there was a considerable confusion since many of the reactions still were not truly unimolecular, same were composition and other occurred on surface of the vessel। ठीक है, ये कुछ मतलब स्टेटमेंट को बड़ा करने के लिए बोल रहा है कि जनरली लो प्रेशर के ऊपर कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होती है? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन देखे गए हैं, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि मैनी रिएक्शंस, काफी रिएक्शन ऐसी हैं जो कंप्लीटली यूनिमोलिकुलर रिएक्शन नहीं होती है। तो कहने का मतलब अगर वो कंप्लीटली यूनिमोलिकुलर रिएक्शन नहीं है तो फिर इसके ऊपर ये कंसेप्ट लागू नहीं होगा। कौन सा वाला कंसेप्ट लागू नहीं होगा? कि लो प्रेशर के ऊपर कौन सी रिएक्शन नहीं होती है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, सब कुछ कंपोजिट रिएक्शंस होती हैं, अदर अकर्ड ऑन सपोर्ट। ठीक है, मच अर्ली वर्क was done on the nitrogen pentoxide decomposition which did not show the change of kinetics but which eventually turned out occur by a composite material। मतलब ये एक ऐसी अभिक्रिया का एग्जांपल अपने को दे रहा है जो उस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है। कौन से कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है? हाँ भाई, कौन से कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है? कौन से कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है? कि लो प्रेशर के ऊपर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो ये ठीक है, ये आप वाली लाइन लिखे तो लिखे, नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं है। An important aspect of the Lindemann-Christian hypothesis is the concentration of A। A का मतलब क्या है? Concentration of A is a reactant at which there should be an observable transition from first order towards second order kinetics। मतलब क्या है? ये जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जिसकी अपन बात करे जा रहे हैं, इसके अंदर दो टाइप की ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पॉसिबल है। एक तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच इज पॉसिबल एट हाई प्रेशर, एंड एक है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो किसमें पॉसिबल है? लो प्रेशर के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द hypothesis the kinetics are first order only when the rate of de-energization is considerably greater than the rate of conversion of into product। बिल्कुल सही बात है कि जब K-1
जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू K2 से ज्यादा हो। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर K-1 ए स्टेप जो है वो यदि K2 से ज्यादा होगा तो ऊपर ए स्क्वायर आ रहा है, नीचे ए आ रहा है, ए से ए कैंसिल हो गया तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है। When this is so the rate of the reaction given by this equation, ये वाली इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगी सारे रेट कांस्टेंट को मिला करके मैंने इसको K infinite बोल दिया and then only there is a one reactant which is A and this is given by K infinite A. It is a first order kinetics and K infinite is equal to K1 K2 upon K minus 1, K1 K2 upon K minus 1. ठीक है, मैं वही चीज दोबारा से बता रहा हूँ विद थ्योरी बता रहा हूँ जिससे आपको ये थ्योरी कनेक्ट करने में आसानी हो, क्योंकि कल अपन ने जो देखे थे वो केवल डेरिवेशन वाला पार्ट देखे थे, आज हम थ्योरी के साथ पढ़ रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इसका एक एक्सेप्शन है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड, ठीक है वो अपन ने लिख लिया, वो इसको फॉलो नहीं करता। जनरली हमने क्या देखा कि अगर हाई प्रेशर होगा तो काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेंगे, लो प्रेशर होगा तो सेकंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अभी ये वापस आने वाला है दोबारा से। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कब फॉलो करेगी? जब रेट ऑफ डी एनर्जाइजेशन, या मैं जिसको रेट ऑफ डी एक्टिवेशन कह सकता हूँ। एक्टिवेशन का मतलब क्या है? ए से ए स्टार का बनना, जिसका वेग नियतांक क्या है? K1 है। ए स्टार से वापस ए का बनना, उसको रेट ऑफ डी एनर्जाइजेशन बोलेंगे, रेट ऑफ डी एक्टिवेशन वाला स्टेप बोलेंगे। उसके अंदर A-1 से ए बन रहा है एंड द रेट कांस्टेंट फॉर दिस स्टेप इज कॉल्ड K-1। कौन सा स्टेप बोलेंगे इसके लिए? K-1। तो आपको याद होगा कि K-1A इफ इज ग्रेटर देन K2, देन अपन ने K2 को इग्नोर कर दिया था, K-1 ए की जगह पे किया था कि नहीं किया था? देन नीचे K1A है, ऊपर K1A स्क्वायर है, तो ऊपर का A कैंसिल आउट हो गया, नीचे का A कैंसिल आउट हो गया, तो ओनली A बचा। ठीक है, उसको अपन ने बोल दिया ये वाला। जैसे इसकी रेट क्या है? K इनफाइनाइट A। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होगी ना किसके ऊपर? हाई प्रेशर के ऊपर। यहाँ पे जो K है इट इज अ कंपोजिट रेट कांस्टेंट। कंपोजिट रेट कांस्टेंट का मतलब इट इन्वॉल्व द सो मेनी रेट कांस्टेंट व्हिच इज K1 K2 एंड सॉरी K1 K-1 and K2। फिर अपन कह सकते हैं कि K इनफाइनाइट 1 क्या है? K1 K2 अपॉन K-1। K1 यहाँ पे रेट कांस्टेंट फॉर एनर्जाइजेशन स्टेप, एनर्जाइजेशन हो गया ना, एक्टिवेशन। K2 क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तीसरा जो स्टेप है। एंड K-1 क्या है? रेट ऑफ डी एनर्जाइजेशन। कौन सा है? डी एक्टिवेशन। इन तीनों को मिलाकर के K बोला गया है। We now consider in particular the situation when the rate of de-energization and of product formation equal। अगर दोनों इक्वल होते हैं, याद कीजिए मैंने आपको बताया कि अगर दोनों equal हैं, then we can say कि K1 A लिखा नोट रखो, K1 K-1 A स्टार एंड A इनफाइनिटी बराबर K2A। मतलब क्या है कि आपका जो स्टेप था, कौन सा स्टेप था भाई? ये वाला स्टेप देखिए, केवल ये वाला स्टेप है। याद कीजिए ये था ना ए स्टार की वैल्यू, ये था कि नहीं था? फिर ए स्टार को किस में रखा था अपन? इसमें रखा था कि नहीं रखा था? तो अपन ने क्या कहा कि अगर इसके अंदर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं, ये देखो ये आ गया फाइनल रेट इक्वेशन, आ गया कि नहीं आ गया? पहले K2 A स्टार था कि नहीं था, तो जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है, फिर A स्टार की वैल्यू स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट लगाया ना, ये वाला लगा रखा है स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट, इसमें लगा, इसमें लगा रखा है अपन ने, इसमें हमने ये स्टेप लगा रखा है। तो इस स्टेप को लगाने से ये वाला स्टेप बन गया। कौन सा स्टेप बन गया? ये वाला स्टेप। ठीक है, इसमें K2 आ गया एज इट इज, A स्टार की वैल्यू यहां से भी ये बराबर का निशान है, केवल A प्लस K2 एट सफिशिएंटली हाई कंसंट्रेशन। किसकी? देखो अगर ये स्टेप माना जाए, ध्यान दीजिएगा इस स्टेप, ये वाला स्टेप, ये अगर ग्रेटर देन माना जाए K2 से, याद है आपको अपन ने दो काम किए थे, कंडीशन लगाई थी ना कल उसके अंदर, इफ K-1 A इज ग्रेटर देन K2, तो अपन क्या कह सकते हैं? इसको इग्नोर कर देंगे, K2 को करेंगे कि नहीं करेंगे? A से A क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर A बचेगा, तो क्या आ जाएगा? K1 K2 अपॉन K-1 A, और इनको मिलाकर के क्या बोल दिया अपन ने? K, क्या बोल दिया? K। तो ये क्या आ गई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या आ गई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अगर मैं कहूं लो कंसंट्रेशन के ऊपर,
लो प्रेशर के ऊपर, ये हाई प्रेशर पे हो गया, ये किस पे हो गया, लो प्रेशर, लो कंसंट्रेशन, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल के लिए कंसंट्रेशन प्रेशर के बराबर ही होती है। कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, प्रेशर के। कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, प्रेशर के बराबर, इन केस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, किसके अंदर, गैसेस। तो लो कंसंट्रेशन का मतलब लो प्रेशर भी है, लो कंसंट्रेशन का मतलब लो प्रेशर की है, और हाई कंसंट्रेशन का मतलब हाई प्रेशर। तो हाई कंसंट्रेशन के ऊपर तो क्या हो गई, या हाई प्रेशर के ऊपर तो क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर, और लो कंसंट्रेशन की क्या हो गई, देखो यहाँ पे क्या करोगे, K2 को बड़ा मान लीजिए, तो ये हट जाएगा पूरा का पूरा, ये हट जाएगा ना यहाँ से, अब K2 बचेगा, तो K1 K2 अपॉन K2, तो अपन क्या कह सकते हैं, K2 से K2 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया भैया, अरे भाई इसको तो इस K2 की तुलना में इग्नोर कर दिया, क्योंकि K2 का मान यदि K-1 ए से बहुत बड़ा है, तो K-1 ए को इग्नोर कर देंगे, K2 से K2 कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया K1 ए स्क्वायर। ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन आ गई, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है कि नहीं, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे K-1, ये देखिए, ये जो इक्वेशन थी पहले वाली, समझ आ गया यहाँ तक, कब तो फर्स्ट ऑर्डर हुई कब सेकंड ऑर्डर हुई, क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक। अब देखो, अब वो ये कह रहा है कि ये जो आपका के डैश निकलता, अब आप ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान से समझेंगे इस बात को, क्या है, यहां से देखिए, K1 K2 के, देखिए चले आगे भी, यहाँ तक हो गया क्लियर सबको, अब यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ू, हाँ सर। ठीक है। अब देखो इसने ये वाला स्टेप कैसे लिखा है, ध्यान देना इस बात को, इसने क्या किया है कि ये आपका फाइनल रेट इक्वेशन है, इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो, भैया एक तो तुम पूछ लिया करो जहां पर भी दिक्कत हो, इसमें पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने इग्नोर कर दिया। अब देखो ये जो स्टेप है, ये स्टेप कब आया, जिसको मैंने राउंड किया, ध्यान देना उस समझ को समझना, जिसको मैंने राउंड किया वो कब आया, जब मैंने ये माना है कि इसके अंदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन 3 पदों में हो रहा है, पहले पद में एक्टिवेशन हो रहा है, दूसरे पद में डीएक्टिवेशन हो रहा है, तीसरे पद में प्रोडक्ट। अब अगर मैं वही कन्वीनियंटली मान लूं कि सीधा ए जो है, ये कन्वीनियंट में पुराना मैकेनिज्म है, कन्वीनियंटली जो होता है कि ए से सीधा क्या बन रहा है, तो क्या बन रहा है, कन्वीनियंटली, कन्वीनियंट का मतलब कि जब अपन ये नहीं माने, ये समझेंगे नहीं माने कि भाई इस तरीके से पहले एक्टिवेशन होता है, फिर एक्टिवेशन होने के बाद राइट, सिंपल सी माने कि सिंपली ए गिव्स प्रोडक्ट, क्या होगा उस केस में आप देखेंगे क्या, कि यहाँ पे अगर मैं रेट लिखूंगा v, v को वेलोसिटी बोले, कोई r बोलता है कोई v बोलता है, तो मैं यहाँ पे इसका रेट कांस्टेंट क्या आएगा k, ठीक है, इसको k डैश बोल दीजिए ऊपर, अलग बनाने के लिए उनको k1 k2 ऐसे बोला है तो उसको k डैश बोल देते हैं, तो ये क्या आएगा k डैश, हाँ भाई बताओ, देखिए ये आएगा क्या, ए, हाँ ये आएगा कि नहीं आएगा, अरे इसका वेग नहीं है और इसका अभिकारक की सांद्रता कितनी है, क्लियर है भाई सब लोगों को, ये कन्वीनियंट मैकेनिज्म से। अब इसको इसको कंपेयर कर लो दोनों को, इसको क्या कर लो, हाँ भाई क्या कर लो, इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर कैसे करोगे, जब इसको इस मैकेनिज्म को और इसको मैकेनिज्म को कंपेयर करोगे दोनों स्टेप को, तो देखो वी से वी तो वी कैंसिल आउट हो गया, होगा कि नहीं होगा, ए से एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो के डैश है वो किसके बराबर होगा, के डैश K1 K2 ए क्यों, क्योंकि एक तो ए कैंसिल आउट हो गया ना, अरे होगा कि नहीं, कैंसिल आउट हो गया, इसको तो भूल जाओ, ये भी तो बराबर है, इसको तो भूल जाओ आप, तो ये v से v कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों को तुलना करेंगे भाई, पुराने मेथड को और नए मेथड को कंपेयर करेंगे, v से v कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो k डैश बराबर K1 K2 a अपॉन K-1 a प्लस K2 आएगा कि नहीं आएगा, देखो जरा ये स्टेप आएगा कि नहीं आएगा,
ए डैश बराबर K1 K2 ए स्क्वायर की जगह केवल ए लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ गए ना, एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो गया, अपॉन K माइनस 1 ए प्लस K2। क्लियर है भाई सब लोगों को? हाँ क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। विच ऑफ द प्रपोज इज रिटन मोर कन्वीनियंटली, अब क्या करें इसको और ज्यादा सिंपल बनाने के लिए इसने क्या किया है, इसके अंदर K माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दिया। क्या किया इसको डिवाइड, ये देखो मैं आपको लिख रहा हूं जिससे कि आप जब भी पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। डिवाइड बाय माइनस ऐसे डिवाइड, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे ऊपर वाला, पहले इसमें तीन पद है टोटल, एक पद तो ये वाला है, एक ये वाला पद है और एक ये वाला, तीन पद है ना टोटल। तीनों में K माइनस 1 ए से डिवाइड करो तो ए से तो कैंसिल आउट हो गया ऊपर, तो क्या बचेगा K1 K2 अपॉन K माइनस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे भाई K1 K2 तो पहले से ही है ना, K माइनस 1 से भाग दे दिया, ए से भी भाग दिया था लेकिन ए से तो एक कैंसिल आउट तो ऊपर तो ही बच गया। अच्छा इस पद में K माइनस 1 ए है तो K माइनस 1 ए को K माइनस 1 ए से डिवाइड करोगे तो एक ही तो आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसमें ना तो K माइनस 1 है ना ए है, तो K2 अपॉन K माइनस 1 ये आएगा। क्लियर है भाई सब लोगों को? हाँ। अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस ए प्लॉट, ये क्या है K डैश वर्सेज ए इज हाइपरबोला, इज हाइपरबोला। कैसे, इसको कैसे किया गया देखिए, अगर इस इक्वेशन से अगर K डैश को y एक्सिस पे लिया है और a को अगर x एक्सिस पे लिया है तो ये कौन सा ग्राफ बनता है, हाइपरबोला। हाइपरबोला क्यों बन रहा है बताइए जरा, कोई बता सकता है इस कर्व को कैसे बन रहा है, कोई मुझे समझा सकता है कि इस इक्वेशन से ये वाला कर्व कैसे बन रहा है, तो बता सकता है? बताएगा कोई ये कर्व कैसे बना है? ये कर्व क्या जाएगा, ये आपको लिंडनमान थ्योरी में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे एज इट इज। देखो सुनो मैं बताता हूँ, जब मैंने आगे बार बोला है कि जब नीचे और ऊपर ए आता है तो उसमें से आपको कंडीशन लगानी पड़ती है। पहले आप एक काम करो कि K माइनस 1 ए को K2 से बड़ा मान लो, ध्यान देना इस बात को, तुम ध्यान तो देते नहीं हो। K माइनस 1 ए को K2 से बड़ा मान लो, K माइनस 1 ए को K2 से बड़ा जब मानोगे आप, अच्छा या पहले किसको मान लो, K2 को K माइनस 1 ए इससे बड़ा मान। अच्छा इससे बड़ा शुरू में क्यों मान रहे हैं, अरे भाई जब आप यहाँ जीरो से स्टार्ट करोगे, ध्यान दो इस बात पे, इधर ए चल रहा है तो शुरू में तो ए कम ही होगा ना, बाद में तो ए बढ़ेगा, तो पहले ए को कम मानने वाला ही तो स्टेप मानोगे, अरे इधर यार ए कितना है, जीरो है कि नहीं है, फिर जीरो से बढ़ेगा तो उसमें भी ए कम होगा, तो इन दोनों में ए किस में है, K2 में ए है या K माइनस 1 ए में ए है, K माइनस 1 ए में है, इसका मतलब K माइनस 1 ए छोटा होगा कि नहीं होगा, तो जब ये छोटा होगा तो K2 बड़ा होगा, तो जब K2 बड़ा होगा तो K माइनस 1 ए K2 के सामने इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो केवल नीचे कौन बचेगा, K2 तो बचेगा, ये हट गया। अब उस पूरे पद के अंदर क्या क्या बच गया, K1 बच गया, K2 बच गया, नीचे K2 बच गया, K2 से K2 कैंसिल आउट हो गया, तो रेट क्या आ गई, R बराबर, क्या रेट ये लिख सकता हूँ क्या मैं, देखो देखे K1, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, आप बताओ देखिए। हाँ भाई आरती, ये तो हो गया K माइनस 1 ए, तो क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि K2 के सामने ये बहुत छोटा है, क्यों, क्योंकि ए शुरू में कम होगा कि नहीं होगा, अरे शुरू में ए को बड़ा नहीं मान सकते, ए तो बड़ा इधर जाके होगा, देखो यहाँ पे आते आते, इधर आते आते बड़ा होगा, इधर ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, लेकिन शुरू में तो ये छोटा ही होगा कि नहीं होगा, तो जब छोटा होगा तो K माइनस 1 को K2 के सामने छोटा मान लिया, फिर K2 में K2 से K2 कैंसिल आउट हो गया,
तो K1 बचा कि नहीं बचा, तो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की। तो जो फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब कर्व ऐसा आएगा कि नहीं आएगा सीधा। अरे फर्स्ट ऑर्डर का मतलब यही तो होता है कि ए बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर ही तो आ रहा है, इसमें एक केवल ऊपर पावर ए की तो लग रही है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं है ये। तो यहाँ तक का कर्व क्लियर हो गया सब लोगों को, यहाँ तक का देखो ये लाइन जो डल रही है, ये वाली लाइन जो डल रही है, शुरू में जब एक की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ेगा, तो अपन क्या कह सकते हैं, K-1 A ये बड़ा हो जाएगा, कौन बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा, किससे, K2 की तुलना में। यहाँ पे आते हैं अपन, कौन बड़ा हो जाएगा, K-A बड़ा हो जाएगा। तो जब K2 को इग्नोर कर देंगे, तो K2 को इग्नोर कर देंगे तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा कि ऊपर वाले में नहीं होगा। तो अब इस इक्वेशन में A बचा ही नहीं, जब ए नहीं बचा तो ए के प्रति कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, जीरो ऑर्डर होगी कि नहीं होगी। और जब जीरो ऑर्डर होगी तो ये करो कैसा आएगा, यू आएगा कि नहीं आएगा। जीरो ऑर्डर का मतलब यही तो होता है कि जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता मतलब ए पर निर्भर नहीं करता। अब इन दोनों को मिलाकर के कैसे लिखोगे, शुरू में तो ये लाइन सीधी आ रही है, बाद में लाइन यू आ रही है, तो मिलाकर के ऐसे तो लिखोगे, पहले तो यू और फिर यू। मिला लिया कि नहीं मिला लिया, ये करो बन गया कि नहीं बन गया, ऐसे देखो नहीं, पहले तो फर्स्ट ऑर्डर है और फिर ये देखो, पहले तो फर्स्ट ऑर्डर है और फिर क्या हो गई, जीरो। जीरो। करो क्लियर हो गया। अच्छा कहने का मतलब क्या हुआ, जब ये लाइन सीधी पकड़ेगा उस वक्त ए के ऊपर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करेगा ना, ए की पावर जीरो आएगी कि नहीं आएगी। इसका मतलब है कि ये के इनफाइनाइट वन आएगा कि नहीं, के इनफाइनाइट वन का मतलब क्या होगा कि इस वक्त अभिक्रिया का वेग अधिकतम होगा। अधिकतम का मतलब क्या होता है कि ये ए की मात्रा से स्वतंत्र हो चुका है, ये बढ़े चाहे घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे बढ़े चाहे घटे मैक्सिमम होगा। और इसका जस्ट आधा क्या हो जाएगा, के इनफाइनाइट बाई 2, जो उसके जस्ट आधी कंसेंट्रेशन पे होगा। जहां पे ये ए आ रहा है, ये तो ये वो एक ही सांद्रता हो गई जिस सांद्रता के ऊपर अभिक्रिया वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। इसलिए इसको के इनफाइनाइटी बोला गया है, के अनंत बोला गया है। अनंत का मतलब क्या होता है, जहां पे अधिकतम के का मान हमें प्राप्त होगा, और उसका जस्ट आधा क्या हो जाएगा, के इनफाइनाइट बाई 2। इस तरीके से ये पूरी इक्वेशन, फिर आप इसी ग्राफ को, ये मैंने इस इक्वेशन समझाया, इस इक्वेशन से बनाओगे तो इसको लॉग लेकर के आप इस तरीके से बना सकते हो, फिर उसका कर्व आ जाएगा ऐसा ही। फिर कल अपन हिंसल रूल ट्रीटमेंट कर लेंगे। क्लियर है सब लोगों को, हाँ भाई, ओके हाँ सर। ठीक है।